हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ मुझे भी पता नहीं है। शायद मैं अपनी बेवकूफ़ी के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे जैसे मेरे को ठगा गया वैसे किसी और को नहीं ठगा जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे साथ 1 लाख रुपए की स्कैम हो चुकी है और ये 23 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को हुआ है मेरे साथ। तो स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। मैंने भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि का डीलरशिप लेने के लिए मैंने उसके साइट पर अप्लाई किया था, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सब अप्लाई करने के बाद मेरे को वहाँ से कॉल आने लगा। तो कॉल आया मेरे को कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने पहले बोला कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा 11,400 का। अगर आपको डीलरशिप लेना होगा तो 11,400 का रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। अगर आपको आउटलेट्स लेना होगा यानी मेडिकल स्टोर लेना होगा तो आपको 5,000 रुपीज़ लगेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे डीलरशिप लेना है। तो मैंने डीलरशिप पहले घर पर बात मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने डीलरशिप के लिए उससे हाँ बोल दिया और मैंने डीलरशिप के लिए मैंने उसे 11,400 ले लिया मेरे से। और 11,400 जब मैंने दे दिया उसके बाद फिर वहाँ से कॉल आने लगा, बोला कि अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मैंने आपको रिसीविंग भेज दिया है। और रिसीविंग भी वो मुझे भेजा और वो भी फेक रिसीविंग था, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। और रिसीविंग का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा दी हूँ। मुझे ऐसा वो रिसीविंग भेजा। उसके बाद फिर सेकेंड डे मुझे बोला कि फिर से उसका कॉल आने लगा और मुझे बोलने लगा कि अब एग्रीमेंट होगा। अगर आपको 3 साल का एग्रीमेंट करवाना हो तो आपको 85,950 रुपया देना पड़ेगा। अगर 5 साल का एग्रीमेंट कराना हो तो 1.5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। और अगर 10 साल का एग्रीमेंट बनाना हो तो आपको 2.5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। और अगर 30 लाख का एग्रीमेंट करवाना है तो 4.5 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। तो फिर मुझे वो अपने स्किल्स में, कम्युनिकेशन में ऐसे फंसा लिया। उनके टेक्निक्स इतने अच्छे होते हैं कि फिर वो बोला कि ये जो एग्रीमेंट का पैसा है, अगर आप 1 साल में अगर ये बिजनेस करना छोड़ना चाहो तो जब आप छोड़ोगे तो आपको ये पैसा रिफंड हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर 3 साल के बाद अगर मेरा मन किया कि इसको रेगुलर करने का तो फिर कंटिन्यू करने का तो फिर क्या होगा। तो बोला कि 3 साल के बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा और उसको रिन्यूअल कर देंगे। इतने अच्छे से ये लोग ट्रैप करना जानते हैं इंसान को कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पास जो भी डाउट था मैंने उससे सारे डाउट को क्लियर किया। मैंने बोला उससे कि अगर मैं 3 साल के बाद भी ये बिज़नेस को कंटिन्यू आगे करना चाहूँगी तो उसका फिर क्या प्रोसीजर है। तो उसने बोला कि 1 से 2,000 रुपये लगेंगे और फिर से वो रिन्यूअल हो जाएंगे और फिर से आप कंटिन्यू ये काम स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मुझे ये सब सही लगा और मैंने उसे 85,950 रुपया शाम के 5 बजे मैंने उसके अकाउंट में भेज दिया। और उसका अकाउंट होल्डर नेम PNBI था, सब कुछ सही मुझे लग रहा था। और गवर्नमेंट का अकाउंट था, ये सब वो बोल रहा था और मैंने उसे भेज दिया। और तब तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे एक रिसिप्ट भेजता है वो। और रिसिप्ट में वो रिसीविंग भेजता है 85,950 का। और उसमें GST नंबर लिखा रहता है 10 डिजिट का, उसमें GST नंबर लिखा रहता है। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है उस टाइम कि 10 डिजिट का GST नंबर है। और फिर उसके बाद ये सब सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया और कॉल पर मुझे बोला गया कि आपके लिए स्लॉट बुक हो चुका है और मेडिसिन आपको परचेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 5 लाख रुपए अभी अकाउंट पर भेजना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं दिवाली छठ के बाद ही काम स्टार्ट करूँगी और अभी मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है। और मैंने बोला कि अभी मैं 2 महीना के बाद ये 5 लाख वाला स्लॉट बुक करूँगी। तो उसने बोला कि आपको अभी 5 लाख, फिर उसने बात को चेंज कर दिया। फिर बोला कि आपको 20% ही देना है और तब आपका स्लॉट बुक हो जाएगा।
तो फिर मैंने बोला कि मेरे पास अभी 20% भी नहीं है, क्योंकि मैं जो भी काम स्टार्ट करूँगी दिवाली छठ के बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैंने बोला उसे कि अभी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है। तो फिर उसने बोला कि अच्छा मैं कॉल करके बताता हूँ, मैं अपने सर से पूछ कर बताता हूँ। तो फिर उसने मुझे कॉल बैक किया और फिर उसने बोला कि ठीक है मैडम, 5,000 है आपके पास, तो आप 5,000 भेज दो मेरे अकाउंट में। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि जहाँ 5 लाख की बात थी तो वहाँ ये 5,000 में कैसे मामला सॉर्ट आउट हो रहा है। तो वो 5,000 जब मांगा मेरे से तो मेरे को डाउट हुआ कि ये फ्रॉड है। और तो फिर मैंने उसकी वेबसाइट को वापस से खोला और फिर मुझे पोस्टर्स वगैरह दिखे कि ऐसे ऐसे एजेंट बनकर कॉल करता है और बोलता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का एजेंट बात कर रहा हूँ और आपको डीलरशिप पैसे प्रोवाइड कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा। तो ये सब चीज़ बोलता है, तो आप लोग इसके में नहीं आए और आप 1930 पर साइबर क्राइम पर कॉल करें अगर आपको ऐसा कुछ हो तो फिर मैंने देखा तो तब मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को कॉल किया और बोला कि आपको मैं एक साथ ही सारा पैसा दूंगी, 5 लाख मंडे को आपको मैं जितना पैसा दी हूँ वो मुझे वापस कर दे और मैं आपको एक साथ का चेक भेज दूंगी। तो उसने मेरा कॉल काट दिया तो मुझे यकीन हो गया कि ये स्कैमर है। उसके बाद फिर मैं घर गई तो मैंने घर पर सबको बताया। मेरे पापा को ये सब के बारे में नहीं पता था, मैं मम्मी को बताया और फिर मेरी बहन वगैरह को बताया, भाई को बताया। तो उस लोग को यही लग रहा था कि मेरे को शायद गलतफहमी हुई है, ये स्कैमर नहीं हो सकता है। वो लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है, सच में ऐसा ही हुआ है और स्कैम ही हुआ है। तो फिर मैं घर आई तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरा रोना धोना ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड को एक कॉल किया तो उसने बोला कि तुम एक काम करो, 1930 पे अपना कंप्लेन रजिस्टर कर दो। तो फिर जैसे उसने बोला मैंने 1930 पे अपना कंप्लेन रजिस्टर कर दिया और मेरे को कोई होप नहीं था कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बस मैंने ऐसी कंप्लेन रजिस्टर कर दिया। कंप्लेन जब मैंने रजिस्टर कर दिया उसके बाद फिर वो रात भी बीत गई, उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ। फिर सेकेंड डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में फिर वो ही फ्रेंड का मेरे कॉल आया, बोली कि मैं पता की हूँ, पैसा वापस आ जाता है, जो ऐसे ऐसे करो, FIR करो पुलिस स्टेशन जाकर तो आ जाएगा। मैंने बोला कि मैं ये सब नहीं करूँगी, मेरे को ये सब पता नहीं है कुछ भी, कैसे क्या होता है, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कहाँ क्या जाना रहता है। तो मैंने बोला कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। तो फिर उसने बोला कि क्यों, पैसा ऐसे ही हराम का थोड़ी ना आता है, कितना मेहनत करोगी तब तुमको 1 लाख रुपया आएगा। और एक बार में 1 लाख रुपया चला गया। तो फिर उसने बहुत मोटिवेट किया तो फिर मैंने हामी भरी और फिर उसके बाद मैंने फिर से साइबर क्राइम में कॉल किया। साइबर क्राइम में मैंने कॉल किया तो कस्टमर केयर वाले जो साइबर क्राइम वाले हैं वो बोल रहे थे कि 77,000 मैडम आपका होल्ड हो चुका है, आप जल्दी से अपने थाना में जाइए और कंप्लेन रजिस्टर कराइए। तो फिर मैंने पता करके क्योंकि मेरे पापा को ये सब के बारे में पता नहीं था कुछ भी कि ये सब कुछ हो गया है मेरे साथ, तो मैंने इधर उधर से पता किया कि कहाँ पर इसका FIR दर्ज होता है ये साइबर क्राइम का। तो मुझे पता चला कि लहरियासराय में होता है। तो लहरियासराय में गई जो कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था और फिर उन्होंने बोला, मेरा सारा बात सुना और उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन लिखिए। FIR करते टाइम मुझे एप्लीकेशन की जो ज़रूरत पड़ी थी तो उसमें मैंने लिखा था कि सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, साइबर थाना लहरियासराय दरभंगा, और जो आपका विषय है आप वो विषय आपको लिख लेना है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी 97,350 रुपये के संदर्भ में FIR दर्ज कराने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपना नाम आपको देना है, पिता का नाम, निवासी आप जहाँ के निवासी रहने वाले हो वहाँ पोस्ट, और अपना थाना का नाम लिखना है कि अस्थाई वासी हूँ, दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को मेरे नंबर, आपको अपना नंबर लिखना है पर मोबाइल नंबर इतना जिससे आपको कॉल आया था वो ठग का, वो नंबर लिखना है से कॉल आया था और मुझे बोला कि मैं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से बात कर रहा हूँ, मैं मेडिकल दुकान प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की
डीलरशिप उपलब्ध करवाता हूँ और मैं भारत सरकार का आदमी हूँ। उसने मुझसे मेडिकल की दुकान की प्रधानमंत्री जन परियोजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 11,400 रुपये थी और दूसरी बार एग्रीमेंट फ़ीस पेमेंट करवाया जो 85,950 रुपये थी और बोल कर कि मैं भारत सरकार का आदमी हूँ। मैंने अपने खाता नंबर से, आपका जो भी खाता नंबर है वो आपको लिखना, IFSC कोड एंड बैंक का नेम, होल्डर नेम, शाखा में आपको अपना एड्रेस और आपको लिख लेना है दरभंगा से उसके खाता नंबर, जिसके खाता पे आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था उसका खाता नंबर, IFSC कोड पर पहली बार 11,400 रुपये जिसका ट्रांजैक्शन ID उसमें लिखा हुआ होगा, जो ट्रांजैक्शन ID आपका था वो ट्रांजैक्शन ID इसमें फिल करना है, UTR नंबर, दिनांक इतना को भेजा और दूसरी बार 85,950 रुपये जो भी ट्रांजैक्शन ID है वो लिखना है और UTR नंबर लिखना है, डेट लिखना है, उसके बाद को भेजा। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो गई है। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों की मदद ली, उन्होंने मुझे साइबर क्राइम में कॉल करने के लिए बोला। मैंने साइबर क्राइम 1930 नंबर पर कॉल किया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसका एक्नॉलेज नंबर है। जो भी आपका एक्नॉलेज नंबर रहेगा वो आपको लिखना है। को दिनांक 26 को मैंने दर्ज कराया तो 26 को दर्ज कराया और आपको ऐसे लिख देना है। और लास्ट में आपको लिखना है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त अज्ञात व्यक्ति की अपने स्तर पर जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें और मेरी ठगी किए गए रुपए को मेरे खाता नंबर जिसमें आपको पैसा मंगवाना है वो खाता नंबर इसमें लिख देना है, वापस करने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान की सदा आभारी रहूँगी। आपकी विश्वासी। अपना नाम, अपने पिता का नाम, निवासी का एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, ईमेल ID इसमें लास्ट में लिख देना है, जो कि मैं तो मैंने एप्लीकेशन लिखा। तो एप्लीकेशन मैंने मुझसे एप्लीकेशन 3-4 बार लिखवाया और बोला कि आप बहुत ज़्यादा काट कुट कर रहे हैं तो आप फिर से टाइपिंग करा कर लाइए। तो मैंने टाइपिंग कराने के लिए मैं गई, तो टाइपिंग कराने के लिए गई तो बहुत सारे टाइपिंग वाले मना कर रहे थे कि मैं नहीं करूँगा, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। फिर मैं कोर्ट के पास गई तो मुझे एक टाइपिंग वाला मिला और फिर वो उसने टाइपिंग कर दिया, जो भी मैंने एप्लीकेशन में खुद से लिखा था वो उसने टाइपिंग कर दिया। फिर मैंने टाइपिंग करा के मैं जैसे थाना आई वापस तो उन्होंने बोला कि साहेब उठ गए हैं और आज नहीं हो पाएगा तो आप इसके लिए कल आइए। तो मैं फिर वो वहाँ पर भी थाना में भी बोल रहे थे कि आपका तो 1 लाख रुपया ही ठगा गया, इससे पहले एक अंकल आए थे उनसे 12 लाख रुपया ठग लिया गया। तो वो बोल रहे थे कि आपका मतलब 1 लाख रुपया लिया है आपसे और आपका 77,000 रुपया होल्ड हो गया, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी अभी एक अंकल आए थे उनका 12 लाख रुपया ही जन औषधि वाला ले लिया और 1 रुपया भी होल्ड नहीं हुआ। तो फिर ये सब मैंने सुना और एक फौजी से रिटायर आदमी को से 25 लाख रुपया ठग लिया था, तो वो भी अपना कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए आए थे। तो बात बस ये बात थी कि उन लोगों का एक भी पैसा होल्ड नहीं हुआ था क्योंकि जो भी स्कैमर है वो सारा विड्रॉ कर लिया था पैसा उन लोगों का, और मेरा पैसा वो विड्रॉ नहीं किया था, इसलिए बैंक अकाउंट वाले उसका खाता को फ्रीज कर चुके थे और वो ना पैसा निकाल सकता था और ना ट्रांसफ़र कर सकता था, वो अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस बात का मेरे को थोड़ा सा ठंडक मिला कि चलो पैसा अब वो भी यूज़ नहीं कर सकता है, कम से कम पैसा मेरा नहीं है तो अब उसका भी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से थाना से आ गई और थाना से आ गई तो फिर मैंने सेकेंड डे फिर गई तो सेकेंड डे जब गई तो सारा कुछ हो गया था, मॉडिफाई वगैरह सब कुछ करवा दिया गया। मॉडिफाई cybercrime.government.in पर उन्होंने पुलिस वालों ने कंप्लेंट रजिस्टर किया, मॉडिफाई किया, उसका PDF मुझे निकाल कर दिया और उसमें कंप्लेन में आप भी अपने डेस्कटॉप से डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते। जो कंप्लेन पुलिस वाले रजिस्टर किए थे cybercrime.government.in पर, वो कंप्लेन आप खुद से भी रजिस्टर कर सकते हो। उसके लिए आपको मोबाइल से आपको नहीं करना है, आप अपने डेस्कटॉप से कर सकते हो। तो उन्होंने मेरा कंप्लेन रजिस्टर करके और मॉडिफाई करके मुझे PDF मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया और मेरे पास जितने भी एविडेंस थे मैंने उन्हें दे दिए, सारे स्क्रीनशॉट, ज़्यादा सारे पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट्स। और मैंने एक गड़बड़ ये कर दिया था कि मैंने पे फ़ोन से UPI कर दिया था उसे,
पैसा। तो यूपीआई का बैंक स्टेटमेंट में प्रिंट आउट नहीं निकलता है। मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट लिया तो उसमें यूपीआई के ट्रांसफ़र का कोई भी प्रिंट आउट नहीं निकला। तो फिर मैंने अपने फ़ोन पे वाले सेक्शन में गई और वहाँ से स्टेटमेंट मैंने निकाला 23 और 25 के डेट का, और वहाँ से स्टेटमेंट निकाला और वो सारे एविडेंस मैंने उन्होंने उनको दे दिया और वो सारे सबमिट कर दिए cybercrime.government.in पर, और फिर मॉडिफाई करके मुझे पीडीएफ दे दिए। उसके बाद फिर मैं जैसे ही जमा करने के लिए गई तो मुझे पता चला कि 1 लाख से नीचे वाले का वहाँ पर लहरियासराय थाना में नहीं होता है एफआईआर, क्योंकि मेरा 97,350 रुपया था। 1 लाख या 1 लाख से ऊपर रहता तो वहाँ पर मेरा होता। तो फिर उन्होंने मेरे थाना में फॉरवर्ड कर दिया। वो जो अमाउंट था, जो फ्रॉड किया हुआ अमाउंट था, वो मेरा 97,350 रुपये का था। तो उन्होंने बोला कि ये 97,350 रुपये का एफआईआर यहाँ पर नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर बस 1 लाख या 1 लाख से एबव वाला का एफआईआर होता है। इसके लिए आपको आपके पास वाले थाना में जाना होगा और यहाँ से ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो उस दिन जो थाना है वो शिफ्ट हो रहा था, कहीं और हो रहा था, तो उस दिन मेरा काम हुआ नहीं। तो 2 से 3 दिन मुझे भागना पड़ा। तो वहाँ से फॉरवर्ड हो गया मेरा, और जब फॉरवर्ड हुआ तो मुझे डिस्पैच नंबर दिया गया, और डिस्पैच नंबर कुछ ऑब्लिक करके कुछ होता है 2324/24 ऐसे कुछ होता है। तो डिस्पैच नंबर मुझे दिया गया और बोला गया कि आप अपने नज़दीकी थाना में चल जाएं और वहाँ पर ये डिस्पैच नंबर आप दीजिए और बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, तो आपका एफआईआर हो जाएगा। तो मैं पहले मुझे बोला गया था कि 2 दिन के लिए आप वेट कर लो, आपको खुद से कॉल आएगा। तो मैंने 2 दिन के लिए वेट किया, लेकिन मेरे को कोई कॉल नहीं आया। तो मैं फिर चली गई अपने नज़दीकी थाना पे। तो मुझे वहाँ पे 2 से 3 दिन वहाँ पे भी दौड़ाया गया और फिर मेरा एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया और साइन वगैरह करवा लिया गया। और मुझे कॉपी नहीं दिया वहाँ पर, और बोला गया कि फ़ोटो क्लिक कर लेने के लिए फ्रंट पेज का जो मेन चीज़ होता है उसका फ़ोटो क्लिक कर लेने। तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया। उसके बाद कुछ सिग्नेचर छूट गए थे, तो मैं सेकेंड डे जाके सिग्नेचर कर दी, और फिर नेक्स्ट डे फिर सिग्नेचर के लिए बुलाया गया। और तब मैंने बोला कि मुझे कॉपी दे देने के लिए एफआईआर की, क्योंकि बैंक वाले बोले थे कि एफआईआर की कॉपी अगर आप लेके आओगे तभी आगे का प्रोसीजर जो भी होगा वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे उन्होंने कॉपी नहीं दिया, और फिर आज मैं गई थी फिर से थाना, तो मुझे बोला गया कि आज शाम तक आपको कॉपी मिल जाएगी। तो मैं अब आज के लिए वेट कर रही हूँ, और आज मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं कल जाके बैंक में कॉपी और एप्लीकेशन लिखकर दे दूँगी। और जो मेरे अकाउंट से जिसके अकाउंट में मैंने वो पैसा भेजा था, उसने 9 मल्टीपल बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, और वो सारे अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं। मतलब कि आपका बस वो फ्रॉड का अकाउंट ही सीज़ नहीं हुआ है, उसने जितने को भी ट्रांसफ़र किया है अकाउंट में पैसा, वो सारे अकाउंट सीज हो चुके हैं और वो पैसा नहीं निकाल सकता है। वो मैं स्क्रीनशॉट कंप्लेंट ट्रैक का वो लगा रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि 9 मल्टीपल खाते में उसने ट्रांसफ़र कर दिया। उसने विड्रॉ नहीं किया था, इसलिए मेरा अमाउंट होल्ड हो गया। और ये सब सारी चीज़ हुआ, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरा पैसा वापस आया कि नहीं आया, और आगे बैंक में क्या हुआ, और आगे का प्रोसीजर क्या हुआ मेरे साथ, और कब तक पैसा आएगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और पता है, कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। जब ये सब हुआ मेरे साथ, तो जब मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने गूगल पर सर्च किया फ़ोन पे, क्योंकि मैंने फ़ोन पे से यूपीआई किया था उसे, और मैंने गूगल पे तब सर्च किया कि फ़ोन पे कस्टमर केयर नंबर। तो एक कस्टमर केयर नंबर फर्स्ट पेज में दिखाया मेरे को, वो भी फ्रॉड का ही निकला। और मैंने उस पर कॉल किया, तो उसने बोला कि मैडम हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा हूँ, आप वो लिंक के ज़रिए आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो मैंने वो ऐप को डाउनलोड कर लिया, उसका नाम था रस्क डेस्क। वो मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर उसने बोला मुझे कि आप अपना बैक स्क्रीन ओपन कीजिए। तो मैंने बैक स्क्रीन ओपन किया, और मेरा सारा डेटा उसके पास जा रहा था, और सारा कुछ जो भी है, बैंक का आईडी, सब कुछ मेरा जा रहा था उसके पास। जो भी मेरा पे फ़ोन का पिन था, जो भी था, वो सब कुछ जा रहा था। यहाँ तक कि वो बैठे बैठे मेरा ओटीपी तक देख सकता था।
अपने स्क्रीन पर, क्योंकि मेरा फ़ोन को वो हैक कर चुका था। और फिर जब वो ऐसे ऐसे बोलने लगा तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि गूगल पर भी हर चीज़ सही नहीं रहती है। और फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि रस्क डिस्क क्या होता है, तो मुझे पता चला कि ये फिर दूसरा स्कैमर मेरे पीछे लग गया, और फिर जो भी बचा कुचा अमाउंट था मेरे बैंक अकाउंट में वो निकाल लेता। मैंने ये वीडियो सबको अलर्ट करने के लिए बनाया है कि कमाने के चक्कर में जन औषधि केंद्र में आप लोग गलत वेबसाइट पर नहीं जाएं और गलत वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करें, नहीं तो आपको ऐसे ही स्कैमर का सामना करना पड़ेगा। और जैसे मैं फंसी, आप लोग ये सब चक्कर में नहीं फंसना। मुझे ये सब सारा कुछ बहुत सारा लालच दे के फंसाया गया। बोला गया कि आपको दुकान का रेंट भी गवर्नमेंट पेड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी गवर्नमेंट देगी, और इंटरनेट बिल भी गवर्नमेंट देगी, 3 चीज़ गवर्नमेंट देगी। तो मुझे ये सब सारे स्कीम्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैं उसके चक्कर में आकर 1 लाख रुपया मैंने बर्बाद कर दिया। और मैंने ये सब किया, और अभी मेरा पैसा तो होल्ड पर है, लेकिन पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा यूट्यूब पर, तो कोई बोलता है पैसा आएगा, कोई बोलता है नहीं आएगा, और पता नहीं क्या होने वाला आगे, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आगे जो भी होगा आगे की वीडियो में बताऊंगी, और मेरा पैसा आया कि नहीं आया ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि होल्ड हो जाने पे 99% उम्मीद रहती है कि आ जाने की। लेकिन ये मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है पैसा, और पता नहीं आएगा कि पैसा कि नहीं आएगा। आप लोग प्रे करना कि मेरा पैसा आ जाए। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, और उसमें सब बोल रहा था कि मैंने उसे फिर से वो फ्रॉड को कॉल किया, और ये लोग अच्छे अच्छे स्कीम्स बता के बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप कर लेते लोगों को। और मेरा मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक खाता, सब कुछ उसने ले लिया मेरे से फ़ोन से के ज़रिए। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। FIR तो मैंने कर दिया है, और पता नहीं पैसा कितने दिनों में आएगा। मैंने साइबर क्राइम वाले से पूछा, तो उन्होंने बोला कि 99% उम्मीद है आ जाने का, क्योंकि आपका पैसा होल्ड हो चुका है। और अगर ये जो पैसा है अगर किसी और ने मेरे से पहले होल्ड किया होगा, तो वो पैसा मेरे को नहीं आएगा, उसको आएगा जो पहले होल्ड कराया है। ये भी मैंने पढ़ा है। और देखो अब कैसे क्या होता है। और इसका नेक्स्ट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आगे मेरे साथ क्या हुआ और पैसा आएगा या नहीं आएगा ये मैं लाइव आपको बताऊंगी। और ये सब सारे चक्कर में कभी मत पड़ना। अगर कोई भी फेक कॉल आए तो आप तुरंत ही कॉल काट दिया करो, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है, और जाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है तो चला जाता है। ये सब चीज़ में एक चीज़ अच्छा किया कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और मुझे पता चल गया कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है, तो मैंने वो जो फ्रॉड जो मुझे कॉल करता था और जिसके खाते में पैसे गए थे, उससे मैं उसको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला। अगर मैंने उसे कॉल करके उल्टा सीधा बोल दिया होता तो मेरा अमाउंट जो है होल्ड नहीं होता, और वो मेरा पैसा विड्रॉ कर लिया होता। और मैंने अभी तक उसे फ़ोन करके कुछ भी नहीं बोला है। अगर उसे फ़ोन करके कुछ भी बोल दिया तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा दाव पेच अपना चला सकता है और कुछ भी वो कर सकता है। इसलिए मैंने अभी तक उसे फ़ोन करके कुछ भी नहीं उल्टा सीधा बोला है, और मैं वेट कर रही हूँ उसके कॉल का, ताकि मुझे वो सीधे वे में पैसा मेरा वापस कर दे। अगर वो सीधे तरीके से मेरा पैसा वापस नहीं करेगा तो फिर अब उसे पुलिस पकड़ेगी, और पुलिस के जरिए ही मेरा पैसा वापस आएगा मेरे अकाउंट में। क्योंकि पैसा तो मैंने नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही गरीब लोगों को ऐसे ही वो ठगा है, और ऐसे ठग आदमी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोग इसलिए चुप हो जाते हैं ताकि उनकी नाक नहीं कट जाए लोगों के सामने कि ऐसा पढ़ा लिखा बंदा ऐसा कुछ कर लिया। मेरे को भी बहुत लोग बोले कि तुम पढ़ी लिखी गंवार हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बहुत लोगों के साथ हो सकता है, हो जाता है, लेकिन इसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया और मैं वेट कर रही हूँ। अगर उसका कॉल आएगा तो मैं उसे बोलूंगी कि मैं आप तुम्हारे खाता को अनफ्रीज करवा दूंगी अगर तुम मुझे पैसा वापस कर दोगे। तो अगर वो पैसा मुझे वापस कर दिया तो वो ठीक है, नहीं तो FIR तो हो चुका है। आगे का प्रोसीजर जैसे हो रहा है वैसे ही होगा।
तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। गाइस मेरा FIR हो चुका था और बैंक को मुझे सबमिट करना था FIR का कॉपी, तो आज मैंने बैंक में सबमिट भी कर दिया है अपना FIR का कॉपी, और उन्होंने जो जो मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो मैंने सबमिट कर दिया है। FIR का कॉपी, आधार कार्ड, और जो मॉडिफाई हुआ वाला रिपोर्ट था वो, कितना अमाउंट मेरा होल्ड है उसका, जो भी कंप्लेन ट्रैक था, डॉक्यूमेंट्स था, वो सारा कुछ मैंने पेस्ट करके बैंक में दे दिया। और हाँ, एक एप्लीकेशन लिखकर भी आपको बैंक में देना होगा। तो ये पांचों चीज़ मैंने बैंक में सबमिट आज कर दिया है, और आगे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा वीडियो। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर दे लाइक, कर दे सब्सक्राइब, कर दे शेयर, कर दे एंड बेल आइकन पे क्लिक कर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।